तो मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका। तो हम शुरुआत कर रहे थे कि सुनने की भूमिका क्या होती है। तो आप लोगों को मैंने बताया कि शैशवावस्था काल में बच्चे अनुकरण के माध्यम से ही वस्तुओं को जानना समझना सीखते हैं। तो अगर हम भाषा विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो शैशवावस्था काल से बच्चे अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। अनुकरण वो अपने माता पिता का करते हैं, अपने बड़ों का करते हैं, उनकी ध्वनियों का अनुकरण करके वो ध्वनि का निर्माण करते हैं, यानी सुनने के द्वारा ध्वनि का निर्माण होता है। अब अगर इसको हम विस्तृत रूप में समझना चाहें तो पहला है शुद्ध उच्चारण करने में। शुद्ध उच्चारण करने में मतलब इसके माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बोलने में आने वाले उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि भाषा विकास के चरण में प्रथम चरण कौन सा होता? सुनना। बहुत बार पूछा गया है कि भाषा विकास का प्रथम चरण कौन सा है। तो भाषा विकास का प्रथम चरण होता है सुनना। उसके बाद दिया है कि सुनने से, इस यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट में सोना लिखा हुआ है, लेकिन ये सुनना है, सही कर लीजिएगा आप लोग। तो सुनने से पहले बच्चों में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। तीसरा, शब्द भंडार में वृद्धि। तो सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्दकोश में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। शब्दों का निर्माण बालक स्वयं नहीं कर पाता है शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में जाकर के स्वयं करना शुरू कर देता है, लेकिन शैशवावस्था में बालक शब्दों का निर्माण नहीं कर सकता। वो अनुकरण के माध्यम से ही शब्दों का निर्माण करना सीखता है। अपने शब्द नहीं बना सकता, सुन करके ही शब्दों का अनुकरण करके वो बोलेगा। शब्द भंडार में अगर वृद्धि करना है किसी को भी, तो शब्द भंडार में वृद्धि तभी हो सकती है जब वो शब्दों को सुन रहा। तो उसे पढ़ना तो बाद में आएगा, जब वो बाल्यावस्था में पहुंच जाएगा तब पढ़ना आएगा, पढ़ करके शब्दों को ग्रहण कर सकता है। लेकिन शैशवावस्था में बालक में शब्दों का भंडार सुनने के माध्यम से ही होता है। अगला है चौथा, ध्वनि का विभेदीकरण करने में। तो सुनने के द्वारा ही विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीखता है। उतार चढ़ाव मतलब कब ज्यादा आवाज में बोलना है, कम आवाज में बोलना है, सुर के साथ कब बोलना है। तो ये सारी चीजें सुनने के माध्यम से ही होती हैं। पांचवा है, छात्रों में भाषा के सीखने व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करता है। छठा, सुनना अन्य भाषा कौशल के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। दूसरों की अभिवृद्धियों को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरे के भावों, विचारों एवं अनुभव जैसी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है। यह अभिव्यक्ति या उनके अन्य कौशल का भी विकास करती है। मेनली आपको ध्यान में क्या रखना है सुनने के कौशल में? तो दो चीजें हैं। पहला चीज यह है कि शैशवावस्था में बालक अनुकरण के माध्यम से शब्द सीखता है, और दूसरा कि भाषा विकास में या भाषा विकास की पहली सीढ़ी सुनना है। दो चीजें बस ध्यान में रखना है आप लोगों को इस सुनने के माध्यम से। अगला हम देखते हैं कि बोलने की भूमिका, भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या है। तो बोलना भाषा विकास का दूसरा चरण होता है। पहला चरण सुनना है और दूसरा चरण बोलना है। तो हिंदी में बहुत बार पूछा गया है ये प्रथम और द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण सुनना, द्वितीय चरण बोलना। बोलने की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। बोलना भाषा का ही रूप है जिसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए बोलने की जरूरत पड़ती है। जब हम किसी के सामने अपने भावों तथा विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो इसे ही बोलना कहते हैं। हम बोल रहे हैं, आप सुनेंगे, आप बोलेंगे, हम सुनेंगे। तो एक दूसरे की बातों को सुनेंगे तभी जब कोई बोलेगा।
तो बोलने का भूमिका क्या क्या है? पहला, कि बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियों की जांच करता है तथा शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। तो बालक जब तक बोलेगा नहीं, कि उसे बालक को पढ़ाते समय देखिए सबसे पहला ओरल टेस्ट ही होता है। एलकेजी यूकेजी में अगर बालक पढ़ रहा है तो रिटन टेस्ट नहीं होता, ओरल टेस्ट होता है। मीन्स बोलने में बालक सक्षम है कि नहीं है। अच्छा, बोलने में सक्षम है, क्या उच्चारण का ध्वनि उच्चारण ठीक तरीके से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कहीं उसमें कोई त्रुटियां तो नहीं है। दूसरा है भाव विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में। तो बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भावों विचारों तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करता है, जिससे उसमें भाषा विकास होता है। तीसरा है बालक को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, बोलने की गति एवं उतार चढ़ाव आदि सीख जाता है। चौथा, बोलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चों में झिझक को दूर किया जा सकता है, यह भाषा विकास में सहायक होता है। पांचवा है कि विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में भाषा विकास में बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने बालक को बोलने की क्षमता ही उसे विद्यालय आधारित विभिन्न कार्यक्रम जैसे भाषण, वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तरी आदि में भूमिका निभाने को प्रेरित करती है। छठा है भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने का विशेष महत्व होता है। बोलने से भाषा पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। तो ये सारे लिखित रूप में है। अब जो आपको ध्यान में रखना है वो मैं बता रहा हूं। देखिए, एक चीज तो आप समझ गए कि भाषा विकास का प्रथम चरण सुनना है, द्वितीय चरण बोलना है। आपकी पर्सनालिटी का, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव किसी के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किस चीज का है? आपकी वाक शैली का। आप किस तरीके से बोलते हैं, आप किस तरीके से शब्दों का चुनाव करते हैं बोलने में। तो वाक शैली होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी अभिव्यक्तियों को दूसरों के सामने अच्छी तरीके से प्रकट कर सकते हैं जब आप में बोलने की कला हो। और देखिए, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो जब बोलता है तो सभी लोग उसे सुनना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको कोई सुनना नहीं चाहता है। आप लोगों के सामने रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग अपने पॉलिटिशियन पार्टी में भी देख लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जब जो बोलता है तो लोग सुनना चाहते हैं। तो वाक शैली का व्यक्तित्व में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहला फिजिकल अपीयरेंस है, लोग देख करके आपको प्रभावित हों। और दूसरा है ओरल अपीयरेंस। ओरल अपीयरेंस मीन्स बोलने की शक्ति। पहला आपको देख करके और दूसरा आपको सुन करके आदमी आपसे कितना प्रभावित होता है, यह भाषा विकास में सुनने और बोलने की शैली का निर्माण पे आधारित है। अगला है कि भाषा के कार्य। तो भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप अपने अंदर की अभिव्यक्ति को तभी प्रदर्शित कर सकते हैं जब आपके अंदर भाषा का निर्माण हो या शब्दों का भंडार हो। अगर शब्दों का भंडार है तभी अपनी अभिव्यक्ति को आप दूसरों के सामने रख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, अपनी वाक शैली के थ्रू दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो भाषा के कार्य में आपके पास शब्दों का निर्माण होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास शब्दों का निर्माण नहीं होगा और शब्दों का चयन ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं, तब तक आपके भाषा का विकास नहीं हो सकता। और इस भाषा के कार्य को विकसित करने के लिए निम्न कार्य आवश्यक हैं। जैसे पहला है विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण स्थान। तो विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन, अगर आपके अंदर कोई विचार आ रहा है
तो उसको किस तरीके से आप दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, या दूसरे के पास कोई विचार आ रहा है तो आपके समक्ष कैसे प्रस्तुत करेगा, इसके लिए भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति उसको समझ सके। भाषा में ऐसे शब्दों का चुनाव कदापि नहीं करें जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी भाषा को समझ ना पाए। तो सरल भाषा का प्रयोग हमेशा करना चाहिए अगर आप किसी समाज में रह रहे हैं, क्योंकि कि उस समाज में पढ़े लिखे लोग भी होंगे, मीन्स शिक्षित लोग भी होंगे और अशिक्षित लोग भी होंगे। तो अगर सरल शब्दों का उपयोग नहीं किया तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके बातों को समझ नहीं पाएंगे। जैसे आप पैडागॉजी में ही देख लीजिए, अगर आप समाज में अधिगम शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो अधिगम मतलब होता है सीखना। जो मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अगर कोई बंदा जो एजुकेशन फील्ड से नहीं है, एजुकेशन इन द सेंस कि अगर वो बीएड डीएलएड या फिर कोई भी इस तरीके की डिग्री अगर नहीं ले रहा है, तो आप नॉर्मल बीए बीएससी वाले बच्चों से अधिगम शब्द के बारे में पूछेंगे तो वो भी नहीं बता सकते हैं कि अधिगम मतलब होता क्या है। अधिगम मतलब सीखना है, लेकिन अधिगम का तात्पर्य क्या है या अधिगम का मतलब सीखना होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। संवेग क्या होता है, संवाद क्या होता है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो जटिल शब्द होते हैं। तो अपने समाज में हमेशा ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो सबकी समझ में आए। दूसरा है, भाषा मानव विकास का मूल आधार है। तो भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है, और भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता, और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति नहीं कर सकता। तीसरा, भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज में अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ। तब ही किसी जाति समाज व राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जा सकता है। अगला है, भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो भाषा को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है सीखने में। तो बच्चे भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। कोई भी चीज अगर सीखना होता है तो उसे भाषा के माध्यम से ही सीख रहे हैं। आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो आप भी भाषा के माध्यम से ही सीख रहे हैं। हिंदी भाषा का उपयोग किया जा रहा है। जब आप संस्कृत पढ़ते हैं तो भी किसी ना किसी भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं, और वो भाषा संस्कृत होती है। तो बच्चे भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं और सोचते हैं। बच्चों के लिए भाषा एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। जो बच्चा जितना जल्दी बोलना सीखता है वह उतना जल्दी ही सोचता है। दूसरा है, क्षमताओं का विकास करने में। तो बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से करते हैं। विभिन्न प्रकार के विचारों के आदान प्रदान के द्वारा विभिन्न क्षमताओं का विकास करते हैं। तीसरा, मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में। तो बच्चे भाषा के माध्यम से ही साहित्य के द्वारा अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उसे पहचानते हैं। भाषा से अपना बौद्धिक व मानसिक विकास करने में। विचारों के अभाव में मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है, क्योंकि विचार और भाषा का अटूट संबंध होता है। विचारों से भाषा का जन्म होता है तथा भाषा विचारों को जन्म देती है। भौतिक व मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की आवश्यकता होती है। सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में। तो मानव जीवन में भाषा का बड़ा महत्व होता है। बालक भी समाज के व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया
भाषा के माध्यम से ही करता है, वह इसके द्वारा स्वयं का सामाजिक विकास करता है। तो ये भाषा को उपकरण के रूप में प्रयोग करना है। अब मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में समझाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि आप इंसान हैं। सपोज क्या करना है, आप हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, मतलब आप एक इंसान हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू तमाम भाषाओं को जानते हो, या किसी भी एक भाषा को जानते हैं। सपोज करिए आप हिंदी भाषा को जानते हैं। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर हिंदी भाषा नहीं जानता। आप सबको पता है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी भाषा को समझता है। बाइनरी मतलब 0 और 1। कंप्यूटर केवल 0 और 1 को ही समझता है। लेकिन आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। बात कैसे करते हैं? बात करना मतलब कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन करना मतलब केवल बोल करके ही कम्युनिकेशन नहीं होता है। लिखते, आप लेटर लिख करके भी कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन के दो फॉर्म होते हैं, एक रिटन फॉर्मेट और एक ओरल फॉर्मेट। आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर पे कुछ लिख रहे हैं, कंप्यूटर कुछ आपको आउटपुट दे रहा है। मीन्स आपने इनपुट दिया, कंप्यूटर में प्रोसेस किया और आउटपुट दिया। जो आपने इनपुट दिया वो अपनी लैंग्वेज में दिया, लेकिन कंप्यूटर ने हमारी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपने अंदर का काम किया, और काम करने के बाद जो आउटपुट था उसे फिर से कन्वर्ट करके हमें दे दिया, ताकि हम अपनी लैंग्वेज में उस चीज को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे एक इंसान और कंप्यूटर के बीच में बात हो रही है। हमारी भाषा को कंप्यूटर समझ रहा है, कंप्यूटर की भाषा को हम समझ रहे हैं, लेकिन हमें केवल हिंदी आती है, कंप्यूटर को केवल बाइनरी लैंग्वेज आता है। तो कौन ऐसा प्राणी है जो हिंदी लैंग्वेज को या इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है? वो प्राणी है कंपाइलर। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और पुनः बाइनरी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो अब इन सारी चीजों को हम समराइज करते हैं। तो समराइज करने का तात्पर्य यह है कि भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को, हम अपने अभिव्यक्तियों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, और इस तरीके से प्रस्तुत करें कि सामने वाला हमारे विचारों को, हमारे भावों को, हमारी भाषा को समझ सके, और समझने के बाद जब वो जवाब दे तो वो भी इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग करे जो हमारे लिए या हमें वो भाषा समझ में आ जाए। तो भाषा के माध्यम से ही आप किसी के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। प्रभाव कैसे छोड़ते हैं अब देखते हैं। पहला पॉइंट था सीखने में, पहला पॉइंट था भाषा के उपकरण में, पहला पॉइंट है सीखना। तो बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो भाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। आप अच्छे समाज में रह रहे हैं, आप अच्छी भाषा का उपयोग करेंगे। कुछ लोग गंदे समाज में रह रहे हैं तो वो गंदी भाषा का उपयोग करेंगे। अच्छी भाषा सबके लिए अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई गंदी भाषा का उपयोग कर रहा है तो समाज में रहने वाले अधिकतर लोगों को वो भाषा नागुजार होगी, मतलब उनके लिए बुरी लगेगी। तो अगर आप बच्चे का व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं तो भाषा का विकास जरूरी है, और बच्चे जब भाषा को सीखेंगे या किसी भी चीज को सीखेंगे तो वहां पे भाषा होनी चाहिए, कोई ना कोई भाषा ही होगी। दूसरा है क्षमताओं का विकास करने में। तो क्षमताओं का विकास करने में भी भाषा का उपयोग होता है, जिससे कि भाषा के द्वारा ही आदान प्रदान के माध्यम से हम वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं। आपकी क्षमताओं को हम निखार सकते हैं। क्षमताओं को निखारने से तात्पर्य कि आपको हम इस तरीके से हम इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग करें ताकि हमारी पढ़ाई हुई चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए। समझाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं तब तक नहीं समझा सकता हूं जब तक मेरे अंदर भाषा को समझाने की क्षमता ना हो, या तब तक आप नहीं सीख सकते हैं जब तक भाषा को समझने की क्षमता ना हो आपके अंदर। अगला था कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में
तो भाषा के माध्यम से ही आपकी सभ्यता का पहचान होगा। आप अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये अच्छे समाज से आए। आप गलत भाषा का उपयोग करेंगे तो लोग क्या कहेंगे आप लोगों को भी पता है। तो आपकी संस्कृति का और आपकी सभ्यता की पहचान भी भाषा के माध्यम से ही होता है। अगला था कि बौद्धिक और मानसिक विकास। तो आपका मानसिक विकास, आपकी बुद्धि का विकास, आपके मन का विकास भी भाषा के माध्यम से ही होगा। और सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में, तो समाज के प्रति आपका व्यवहार तभी अच्छा हो सकता है, या समाज में आपका मान सम्मान तभी हो सकता है जब आपकी वाक शैली अच्छी हो। तो ये सारी चीजें थी हमारा भाषा के उपकरण, या भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।